मुंबई में सटे थाने में एक बुजुर्ग दंपति का मर्डर हो जाता है, वो भी बड़ी बेरहमी के साथ। पुलिस तफ्तीश करती है और तफ्तीश में 1.5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। फिर एक दिन पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे पुलिस कातिलों तक पहुंच जाती है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी ऑफिशियल तक के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा, सुबह ऑफिस जाता हूँ और रात में घर आता हूँ, तो आपके लिए रात में बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, तो आपकी एक सपोर्ट की जरूरत है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। शमशेर सिंह, जिनकी उम्र 68 साल थी, और उनकी बीवी जिनकी उम्र 65 साल की थी, मुंबई से सटे थाने में एक जगह पड़ती है मानपाड़ा। और मानपाड़ा में एक बिल्डिंग है दोस्ती इंपीरिया, जिसके 14वें माले पर ये दोनों दंपति रहा करते थे। काफी शरीफ थे, लोगों से मिलनसार इनका नेचर था। और जो शमशेर सिंह जी थे, वह एक बगल वाली बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। और इनकी बीवी जो मीना थी, वो दूध की रीसेलिंग का काम करती थी। यानी कि सोसाइटी में जो दूध आता था, तो उसको यह खरीद कर पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, तो कुछ पैसे इनको बच जाया करते थे। इस तरह से दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। और इनका एक लड़का था जो कि मुंबई में नौकरी करता था, और इनसे मिलने महीने में 1 या 2 बार वो आ ही जाया करता था। बुजुर्ग दंपति का जो बेटा था, रोजाना इनका हाल पूछने के लिए इनको फोन कर लिया करता था। तो रोजाना की तरह वो एक दिन अपने पिता को फोन करता है, तो फोन स्विच ऑफ आता है। तो बेटे को लगता है कि हो सकता है फोन स्विच ऑफ आ रहा हो, स्विच ऑफ हो गया हो, पिता ने शायद फोन चार्जिंग पे लगा रखा है। तो वह अपनी माता जी को फोन करता है, तो माता जी का भी फोन बंद आ रहा होता है। तो लड़का थोड़ा सा घबराता है, पर उसके मन में ऐसे कोई विचार नहीं आते। सोचता है कि फोन खराब हो गया होगा, शाम को ट्राई कर लूंगा। शाम को फोन ट्राई करता है दोनों को, फिर से उनका फोन बंद आता है। अब उसके मन में थोड़ा सा डाउट बैठ जाता है, और वो किसी तरह रात बिताता है और सुबह मुंबई से सीधा थाने अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो अपनी 14वीं मंजिल के अपने घर के बाहर पहुंचता है, देखता है दरवाजा खुला था। और वो जैसे ही दरवाजे के अंदर पैर रखता है, उसकी चीखें निकल जाती हैं और उसका पैर जमीन से एकदम खिसक चुका होता है। सामने देखता है बिस्तर पर उसके पिताजी बेसुध हालत में पड़े हैं, और बगल में चारपाई पर उसकी माता जी। गले पे कुछ निशान बने हुए थे, लेकिन वो बॉडीज को छूता नहीं है, बस वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाता है। और लोग आते हैं, भीड़ लग जाती है, और आनन फानन में पुलिस को फोन कर दिया जाता है। और पुलिस की जिप्सी वहां पर आके पहुंच जाती है। पुलिस आती है और लाश को अपने कस्टडी में लेती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पहली नजर में ही पुलिस ने भांप लिया था कि यह मामला लूटपाट का है, क्योंकि घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। और बेटे की जानकारी पर बताया गया कि उसकी माँ जो थी, हाथ में सोने की चूड़ियां पहनती थी, वो चूड़ियां गायब थी। घर में कुछ सोने के सामान रखे हुए थे अलमारी के अंदर, वो अलमारी टूटी हुई थी, और वहां से भी वो सोने के कुछ जो गहने थे वो गायब थे। पुलिस बेटे से पूछताछ करती है और बोलती है कि क्या इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। तो बेटा बताता है इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, इनका बहुत मिलनसार नेचर था, सबसे मिलजुल कर रहा करते थे, अपना सुखी पूर्वक ये जीवन बिता रहे थे। आस पड़ोस में डिटेल ली जाती है। पुलिस को यही पता लगता है कि बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और सीसीटीवी इमेज खंगालती है। उसमें देखती है कि कोई भी सोसाइटी से बाहर का ऐसा कोई अनजान व्यक्ति नहीं है जो सोसाइटी के बाहर का हो। सारे व्यक्ति जो थे वो सोसाइटी के अंदर के ही थे। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति था वो सोसाइटी के अंदर का ही रहने वाला था। और पुलिस को उस समय तक अभी तक कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और रिपोर्ट में पाया जाता है कि इनकी गला घोटने से हत्या की गई है। पुलिस के मन में बातें खटकी जा रही थी कि कौन है जो सोसाइटी के अंदर से ही है जिसने इतनी बेरहमी के साथ दंपतियों का कत्ल कर दिया। पुलिस तफ्तीश में लगी रहती है, अपने खबरियों को एक्टिवेट करती है, पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वहीं की वहीं रह जाती है। इसी तरह महीना सवा महीना गुजर जाता है। पुलिस के ऊपर काफी प्रेशर भी था सोसाइटी वालों का, साथ ही पुलिस के सीनियर आला अफसरों का भी उनके ऊपर प्रेशर था कि इस केस को जल्दी सॉल्व कीजिए। अब पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिलता, तो वो एक बार सीसीटीवी को फिर से खंगालने की कोशिश में लग जाती है, और पूरी टीम को लगाती है कि सीसीटीवी के एक एक एंगल को जांचा जाए। अब वो सीसीटीवी में एक एक एंगल को जांचते हैं और हर व्यक्ति की पूछताछ करते हैं, बगल में सोसाइटी के सीनियर प्रेसिडेंट को बिठा के कि ये कौन है और वो कौन है। तो पुलिस को एक इंसान पे थोड़ा सा, एक शख्स पे थोड़ा शक होता है, क्योंकि उसके हाव भाव जो थे आने और जाने के थोड़ा सा अलग मिजाज थे।
तो पुलिस पूछती है ये शख्स कौन है। तो प्रेसिडेंट जो था सोसाइटी का वो बताता है कि ये यहीं 17वें माले पर एक जनाब रहते हैं, उन्हीं का दोस्त है और अक्सर उनसे मिलने आता रहता है। तो पुलिस ने उसको जीरो इन किया और उसे पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया। पुलिस शख्स के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है। शख्स का नाम था रोहित, जो कि कलवा हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय का काम किया करता था और जिससे वो मिलने जाता था निसार शेख उनका नाम था, जो बिल्डिंग में सोसाइटी में ही 17वें माले पर रहा करते थे। अब पुलिस निसार शेख और रोहित से पूछताछ करती है, दोनों को अलग अलग बिठा के, ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो उनका क्लियर हो जाए। तो पुलिस रोहित से पूछती है उस दिन तुम क्या करने आए थे, क्यों आए थे। तो रोहित बताता है कि मैं अक्सर इससे मिलने आया करता हूँ, मेरा दोस्त है, हम आते हैं साथ में ताश वगैरह खेलते हैं। निसार शेख से पूछा जाता है तो उसके जवाब कुछ मैच नहीं कर रहे थे। पुलिस को अटपटा लगता है कि रोहित अलग चीजें बता रहा है, निसार अलग चीजें बताता है। तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उन्हें लगता है कि हम बिल्कुल अब सही दिशा पर जा रहे हैं। तो पुलिस दोनों को सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन दोनों टस से मस नहीं होते। लेकिन उसके बाद पुलिस अपना तरीका अपनाती है, जो कि पुलिसिया तरीका होता है। और जब पुलिसिया तरीका पुलिस अपनाती है तो दोनों अपना मुंह खोलने के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसे सुनने के बाद आप काफी हैरान रह जाएंगे। निसार शेख बताता है कि उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया था। एक्चुअली उसको जुए वगैरह की लत थी, तो उसके ऊपर कर्जा कुछ ज्यादा हो गया था। साथ ही पुलिस को ये भी पता लगता है कि निसार शेख के ऊपर पहले भी एक डकैती का मामला चल रहा है। तो खैर निसार शेख बताता है कि उसके ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया था और वह शमशेर सिंह के यहाँ आता जाता रहता था। उसकी वाइफ मीना से भी उसकी जान पहचान अच्छी थी, क्योंकि वो जो दूध देने आया करती थी उनके यहाँ भी देती थी, जो रीसेलिंग का दूध बेचती थी। तो उसने देखा था कि जो शमशेर सिंह की वाइफ है मीना, वो हाथ में सोने की चूड़ियां पहनती हैं। तो उसको लगा कि इनके घर में और भी सोने का सामान होगा या कीमती सामान होगा, क्योंकि बेटा इनका मुंबई में कमाता है। तो उसने अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई कि क्यों ना इनको लूटा जाए। अब वो करता क्या है कि 3 जनवरी की जो रात होती है, 3 जनवरी की रात में वो 17वें माले से पाइप के रास्ते नीचे खिड़की पर बाथरूम की तरफ आते हैं और वहां से दोनों अंदर एंट्री लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि अंदर एंट्री लेते ही सामने जो बाल्टी और मग रखे रहते हैं वो उनसे गिर जाते हैं और उससे शोर हो जाता है। तो बुजुर्ग दंपति जग जाते हैं और जैसे ही बुजुर्ग दंपति जग जाते हैं, वो आते ही बाथरूम खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने रोहित और निसार खड़े हैं। रोहित और निसार को देख के वो चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं। तभी रोहित और निसार दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनका मुंह दबाकर खींचते हुए बिस्तर पर ले जाते हैं। रोहित जो था शमशेर सिंह को ले जाता है और जो निसार था वो मीना को ले जाते हैं और वहां जाकर उनको बड़ी बेरहमी के साथ उनका गला दबाते हैं जब तक उनकी सांसें बंद नहीं हो गई। जब उन्होंने देखा और पुष्टि कर ली कि इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्होंने मीना के हाथ से उसकी सोने की चूड़ियां निकाली, घर में अगल बगल छानबीन करी, जो सोने के छोटे मोटे और सामान थे और कीमती सामान थे उसको लिया और पीछे खिड़की के रास्ते ही वह ऊपर अपने कमरे में चले गए, यानी अपने फ्लैट में चले गए। उसके बाद वहां पर जाकर सो गए और सोने के बाद अगले दिन की जानकारी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगले दिन उनकी लाश मिली। तो इस तरह ये मर्डर केस जो था वो पुलिस ने सॉल्व कर लिया था। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों हमें ये तो अंदाजा मिल जाता है कि जुर्म कहीं से भी दस्तक दे सकता है। अपने और पराया नहीं देखता जुर्म, बस दस्तक दे देता है। यहाँ पर बुजुर्ग दंपति ने एक जो थी मिस्टेक कर दी थी कि उन्होंने बाथरूम का जो खिड़की थी वो खुली छोड़ दी थी। अगर वह बाथरूम की खिड़की खुली नहीं होती तो शायद आज ये दिन नहीं होता। एक जीते जी एक बेटे को अनाथ कर दिया गया उन 2 भेड़ियों के अलावा, भेड़ियों के जरिए, क्योंकि ऐसा काम कोई इंसान नहीं, एक भेड़िया ही कर सकता है जो इंसान के रूप में भेड़िया हो। तो दोस्तों आप भी सतर्क रहें, हमेशा अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करके सोए। जुर्म का कोई भरोसा नहीं। दोस्तों अगर आप भी इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं पॉलिटिक्स क्राइम से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की कहानियां आपके लिए लेकर आता हूँ रोज रात 8 बजे। तब तक के लिए मुझे संजीव को इस चैनल से विदा दीजिएगा। जय हिंद।